हेलो ऑल, दिस इज़ नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर एज द मेन सीरीज़। इसमें हम लोग सारे जितने मेजर एक्ट्स लाए थे ब्रिटिश, वो कवर करेंगे अंडर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग GS1 अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेजर एक्ट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। एक तो हम लोग प्रीलिम्स वाली एक जो वीडियो बनाई थी एक्ट्स की, है ना, तो उसमें प्रोविजंस तो हम लोग ने कवर कर लिए थे, बट अब क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसमें कुछ और चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि उसमें कमियाँ क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। ओके, और इंपॉर्टेंस, है ना, इंपॉर्टेंस, डिफेक्ट्स, तो ये सब ऐड ऑन हो जाता है मेंस में। ठीक है, ये तो सिर्फ प्रीलिम्स वाला काम है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बार आप वो वीडियो देख लेना प्रीलिम्स वाली। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो है, उसमें सारे एक्ट्स कवर किए हुए हैं। ओके, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है प्रीलिम्स वाले में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा प्रोविजंस। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक तो कंपनी को अलाउ कर दिया था कि जो उनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन था ना, पोजीशन थे, उनको अलाउड कर दिया था, बट उनको रेगुलेट कौन करेगा, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट एक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ रेगुलेट करने लगेंगे। ओके, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी जिसमें 4 मेंबर्स थे। ओके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 4 मेंबर्स। ओके, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इनको सबॉर्डिनेट कर दिया था किसके, बंगाल के। ठीक है, मतलब बंगाल के अंडर में आ गए थे बॉम्बे एंड मद्रास। अच्छा, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सुप्रीम कोर्ट भी बना था उसी एक्ट में। ओके, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता था और 3 जजेस होते थे। ओके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था टू रेगुलेट मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स। ओके, चलो इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एक तो इसमें कंट्रोल लाए थे, जो इंडियन अफेयर्स थे ना, जो कंपनी के अंडर पे आते थे, तो उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा था, मतलब प्राइवेट ट्रेड वगैरह होने लगा था, और जो EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे ना, मतलब जो उनके एम्प्लॉइज़ थे, वही बहुत ज़्यादा करप्शन करने लगे थे। तो इससे क्या हो रहा था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। ओके, इस वजह से ज़रूरत पड़ गई थी इस एक्ट को लाने की। रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल, एंड ऑफ आर्बिट्रेरी रूल, वही चीज़ है। प्रिवेंट गवर्नर जनरल बिकमिंग ऑटोक्रेटिक। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल को ही तुम सारी पावर्स दे दो, वही अपने मन से सारा, एक तरह से वही पूरा लॉ बन जाए। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए ये कुछ एक्ट्स लाए गए थे। ओके, अब इसमें कमियाँ क्या थी। एक तो गवर्नर जनरल, इसको पावरलेस बना दिया था इस लॉ ने। ठीक है, लॉ डिड नॉट मेंशन एनीथिंग रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो बनाया था, बट उसके अंदर क्या क्या मैटर्स आएंगे, क्या उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा, वो क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था, है ना। ब्रीच ऑफ फंक्शनिंग भी थी अदर प्रेसिडेंसीज से। इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये भी नहीं हो पा रहा था ठीक से। और वेगनेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब जो इंडियन की प्रॉब्लम्स थी ना, उसको एड्रेस करने के लिए कुछ उन्होंने लिखा ही नहीं था, सीधा ऊपर ऊपर मतलब हेडिंग टाइप की डाल दी थी। उसमें कैसे क्या करना है, कहाँ से फंड आएगा, मतलब उसके अंदर के जितने भी प्रोविजंस होते हैं ना, वो क्लियरली डिफाइन करे नहीं थे। तो करप्शन पे भी स्टॉप करने के लिए कोई खास मतलब उसमें प्रोविजन था नहीं। ओके, तो ये डिफेक्ट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले नीड देख लेते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो एक तो देखो 1858 के बाद क्या हो गया था कि मतलब क्राउन रूल आ गया था। इससे पहले था हमारा कंपनी रूल। ठीक है, तो ये कंपनी रूल से क्राउन रूल में ट्रांसफर करने के लिए ये लाया गया था, इनको रेगुलेट करने के लिए थोड़ा। ओके, तो ग्रोइंग रिजेंटमेंट इन इंग्लैंड अगेंस्ट द कंपनी रूल, वही चीज़। ओके, ब्रिटिश पॉलिसीज वर ब्लेम्ड। 1858 में क्या हो रहा था, ये तो हो रहा था। कंप्लेन ऑफ ट्रेडर्स, इनको भी रिजेंटमेंट थी, हाई टैक्सेस वगैरह लग रहे थे इन पे, एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटीज़ वगैरह फालतू की लगा रखी थी। म्यूटनी सप्रेस हो गया था, है ना। तो जब म्यूटनी अब दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ तो एक्ट्स लाना पड़ेगा ना, कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि क्या हो गया था, यूरोपियन जितने ट्रूप्स थे, है ना, उनका रेशियो बढ़ा दिया गया था इसमें, इसी वजह से। इट सेंट रिपल्स ऑफ फियर टू लंडन। ओके, मतलब लंदन में भी थोड़ा रिपल्स ऑफ फियर फील कर रहे थे कि अभी म्यूटनी हुई है तो कहीं दोबारा म्यूटनी ना हो जाए। कन्विंस द ब्रिटिश दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया मस्ट बी टेकन ओवर बाय द क्राउन, वही जो भी बताया, कंपनी से क्राउन की तरफ गया था रूल। ओके, प्रोविजंस देख लेते हैं। एक तो एंड ऑफ कंपनी रूल हो गया था, जो भी देखा। SOS बन गए थे। SOS क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये कहाँ से बना था, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी, BOC एंड COD, इन दोनों को एबॉलिश कर दिया था, इनकी जगह SOS बना दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, गवर्नर जनरल को भी रिप्लेस करके वाइसरॉय बना दिया था। पहले वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ओके, इसको डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करता था। ये जो वाइसरॉय थे, इनको असिस्ट एग्जीक्यूटिव इनकी काउंसिल करती थी। इंडियन प्रिंस टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ओके, इंपॉर्टेंस क्या थी अब इसकी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया था। दिस एक्ट मेड इंडिया अब ब्रिटिश, डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी, है ना, मतलब डायरेक्टली जो बाकी क्वीन थी ना, वो कंट्रोल करती थी इसको। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, इसमें भी क्या होता था कि कोई लीगल हायर नहीं है ना, तो उसकी जितनी भी एस्टेट होता ना, किंगडम होता था, वो ब्रिटिश के अंडर आ जाता था, उसका भी खत्म हो गया था। इसी वजह से तो मेन हुआ था 1858 में, है ना। जैसे झांसी वगैरह में हुआ था, भागलपुर, सांभल, है ना, इन सब जगह पे इसी वजह से रिजेंटमेंट चल रही थी। इसमें कमियाँ क्या थी, डिफेक्ट्स क्या थे इसके। एक तो डिडेंट ऑल्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर तो हो गई थी कंपनी से क्राउन में, बट जितने प्रोविजंस थे, जो भी मतलब कंट्रोल हो रहा था, जिस तरीके से जो सिस्टम चल रहा था, उसमें कोई ऑल्टरनेशन नहीं हुआ। ओके, कंट्रोल विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ओके, डोमिनेटेड बाय एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल विद नो रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, हम ही को कंट्रोल कर रहे हो और हम ही को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। ठीक है,
फ्री हैंड टू SOS, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक तरह से फ्री हैंड बोला जा रहा था, फॉर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था और किसी को नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के 1909 के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इनका। और क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, अब इसमें क्या था, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ बढ़ा दिया गया था। ओके, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी साइज़ बढ़ा दिया था। फंक्शंस थे, है ना, वो भी इंक्रीज़ कर दिए थे, जैसे कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सब पूछ सकते थे, है ना, रेजोल्यूशन पास कर सकते थे बजट पर। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम्स के लिए, है ना, मतलब जो जिसको सेपरेट इलेक्टरेट्स बोलते हैं ना, वही चीज़। फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ इंडियन एसोसिएट इन वाइसरॉय काउंसिल, है ना, पहली बार इंडियन की एंट्री हुई थी इनके वाइसरॉय काउंसिल में। ठीक है, अब इसके मेरिट्स मतलब पॉजिटिव्स क्या थे, तो एक तो ग्रेटर इंडियन इन्वॉल्वमेंट, अपहेल्ड इलेक्टिव प्रिंसिपल, है ना, गॉट द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द एग्जीक्यूटिव्स एंड मेक सजेशंस फॉर बेटर गवर्नेंस, है ना, वही चीज़ है ना जो हम लोग ने यहाँ पे देखा, कुछ फंक्शंस बढ़ा दिए थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, तो थोड़े इंक्रीज़ हो गई थी पावर तो क्या मतलब थोड़ा हम लोग को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा था। एनलार्जमेंट ऑफ लेजिस्लेचर, ओके, जो ऊपर अभी देखा हम लोग ने, एनलार्जमेंट साइज बढ़ा दिया था। ओके, अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसमें यही था कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। ओके, कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कोई भी इफेक्टिव पावर नहीं थी, सिर्फ एडवाइजरी पावर्स थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी नहीं थी। ठीक है, यहाँ ये लोग सिर्फ ब्रिटेन पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल थे, यहाँ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल थे ही नहीं। नो क्लॉज ऑन सेल्फ रूल, है ना, जो हम लोग क्या उस टाइम पे मांग कर रहे थे, 1905 में हम लोग स्वराज मांग करने लगे थे, बट 1909 में ये एक्ट आया, उसमें ऐसा कुछ मेंशन था ही नहीं स्वराज जैसा, है ना, तो इसमें सेल्फ रूल का कुछ मेंशन नहीं था। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, है ना, डायरेक्टली नहीं होते थे, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे तो वहाँ के जो प्रिंसेस होते थे वही इलेक्ट करके भेजते थे, कोई भी रिप्रेजेंटेशन रियल में नहीं था। वही है ना कि मतलब सिर्फ एडवाइजरी पावर्स थी, वो भी एडवाइजरी पावर्स भी मानना ना मानना, कुछ बाइंडिंग वाइंडिंग थी नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सॉरी। इसके की फीचर्स क्या थे, एक तो पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात हुई थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करके बाइकैमरलिज्म लाया गया था। ओके, तो सेंटर में बाइकैमरलिज्म और प्रोविंसेस में डायरकी, ये लाई थे इसमें। ओके, डायरकी में क्या होता है, वही रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स ये गवर्नर जनरल अपने पास रखते थे, मतलब वाइसरॉय। ओके, एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वहाँ की जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उनको ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल डायरकी, वही जो भी बात करी। ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू वोट ऑन लिमिटेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड टैक्स, मतलब जो राइट टू वोट था ना वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास था, जो अमीर लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, एलिट थे, जो ज़्यादा टैक्स देते थे ना, तो बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास राइट टू वोट था। फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट, मतलब पहले क्या होता था, सेंटर का एंड स्टेट का दोनों का एक ही बजट होता था, बट यहाँ से फिर सेपरेट कर दिए थे दोनों को। ओके, और इसमें ऐसा प्रोविजन था कि आफ्टर 10 ईयर्स स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाएगी। ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, इसीलिए फिर क्या आया था बाद में, साइमन कमीशन आया था, वो इसीलिए आया था क्योंकि इसमें ये वाला प्रोविज़न था ना, इसकी वजह से साइमन कमीशन आया था। 1919 में ये बना था, तो नेक्स्ट रिपोर्ट कब आनी थी, 1929 में, तो इसी के लिए 1927 में साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था ताकि 2 साल में ही अपना रिकमेंडेशन दे दे। ओके, इसके मेरिट्स क्या थे, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे थे, है ना, लिमिटेड हो रहे थे बट हो तो रहे थे पहली बार। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंसेस में मिल गई थी, सेंटर में नहीं मिली थी बट प्रोविंसेस में मिल गई थी। ठीक है, राइट टू वुमेन वोटर्स, है ना, राइट टू वोट मतलब मिल गया था कुछ वुमेन्स को, है ना, वही जो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, एलिट थी, रिच थी, है ना, इंडस्ट्रियल क्लासेस की जो वुमेन्स थी। ओके, एक्सपेंशन वोटिंग राइट्स हो गया था, काफ़ी लोगों को मिल गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल गवर्नमेंट ये भी डेवलप हो रहा था। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, एक तो वही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, वो इसमें भी एक्सटेंड किया था। ओके, जो 1909 में था वही इसमें भी जाके एक्सटेंड कर दिया, तो वो गलत था। इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ डायरकी का भी इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर था। वो कैसे था, एक तो मतलब कोई भी साइंटिफिक बेसिस पे डिवीजन नहीं हुआ था, अनसाइंटिफिक एंड इरेशनल बेसिस पे डिवाइड कर दिया था सब्जेक्ट्स को। ओके, जैसे कि इरिगेशन प्लेस्ड अंडर रिजर्व सब्जेक्ट वेयर एज एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स वाज ट्रांसफर्ड कैटेगरी, मतलब इरिगेशन को तुमने रिजर्व में डाल दिया एंड एग्रीकल्चर को ट्रांसफर्ड में डाल दिया। अब ये रिजर्व वाले हैं, ये अपने वाइसरॉय के पास होंगे, ट्रांसफर्ड वाले प्रोविंसेस के पास होंगे, तो इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि एग्रीकल्चर में ही तो इरिगेशन आता है, जो एग्रीकल्चर कंट्रोल करेगा उसी को इरिगेशन देना चाहिए, है ना, तो बहुत ही अनसाइंटिफिक एंड इरेशनल डिवीजन किया गया था सब्जेक्ट्स का। और क्या ड्रॉबैक्स थे, एक तो गवर्नर स्टिल एंजॉयज वीटो पावर, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि इंडियंस कुछ भी बोले वो मानते ही नहीं थे, इनके पास वीटो पावर होती थी। ओके, इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ सीट्स, है ना, कोई मतलब किसी स्टेट को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो कोई भी मतलब पर्टिकुलर लॉ नहीं था कि किस बेसिस पे हम लोग डिवीजन कर रहे हैं सीट्स का। एब्सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड लिमिटेड एक्सटेंशन ऑफ इलेक्टोरेट्स, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी। इसमें वही था कि 1919 रिफॉर्म फेल हो गए थे। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन आया, उसको बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, तो कोई रिफॉर्म हो नहीं पाए थे 1919 के बाद, कोई भी मेजर रिफॉर्म्स हुए नहीं थे, तो इसलिए लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ रहा था, बस इसीलिए आए थे ये 1935 के रिफॉर्म्स। तो एक तो ये फेल हो गए। इंडियाज़ होप फॉर वर्ल्ड वॉर 1 सपोर्ट, ओके, वर्ल्ड वॉर 2 होगा ये यहाँ पे। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला था, तो ब्रिटेन क्या चाहते थे कि इंडिया का सपोर्ट हो, इसलिए लाए थे कि चलो इन लोग का सपोर्ट के लिए इन लोग को कुछ रिफॉर्म्स दे देते हैं। ओके,
स्टैट्यूटरी कमीशन बनाना चाहते थे साइमन कमीशन की तरह, है ना, बट साइमन कमीशन इतनी बुरी तरीके से फेल्ड हो गई, है ना, इस वजह से फिर वो बन नहीं पाई। प्रोटेस्ट ऑन साइमन कमीशन, वही चीज़। कमेंसमेंट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, जिसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्ट लिया था, बट उसमें भी कोई डिसीजन तो निकला नहीं, ठीक है। तो इस वजह से 1935 में फिर बाद में ये लोग रिफॉर्म्स लेके आए थे। उसमें क्या था, ये फेलियर था, है ना, वाइट पेपर वॉज रिलीज्ड। अब इसके फीचर्स कुछ देख लेते हैं। इसमें क्या था, ऑल इंडिया फेडरेशन, है ना, ये प्री में आया था इस बार, प्री 2024 में ये क्वेश्चन, है ना। डिवीजन ऑफ पावर्स, जैसे कि 3 लिस्ट थी, एक तो सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर कंट्रोल करेगा, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट थी वाइसरॉय के पास होती थी, ओके। और जो रेसिड्यूरी पावर्स होती थी वो भी वाइसरॉय के पास होती थी। कॉन्करेंट सेंटर के पास होती थी, लेकिन सेंट्रल को कंट्रोल कौन करता था, वाइसरॉय तो करता था इनडायरेक्टली, ओके। डायरकी एबॉलिश कर दी थी, है ना, जो मतलब प्रोविंसेस में डायरकी थी ना, वो एबॉलिश कर दी थी। और ये डायरकी हटा के मतलब जो बाइकैमरलिज्म था, सॉरी देखो क्या था, 1919 में डायरकी लाए थे ये प्रोविंसेस में, एंड बाइकैमरलिज्म लाए थे सेंटर में, है ना। तो 1935 में इन्होंने क्या किया था, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया था प्रोविंसेस में, है ना, और जो डायरकी थी इसको एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। ये था, यहाँ पे बाइकैमरलिज्म सेंटर में, यहाँ पे प्रोविंसेस में, और यहाँ पे डायरकी थी प्रोविंसेस में, और यहाँ से डायरकी हटा दी थी दोनों जगह से, ओके। तो ये था। और फेडरल लेजिस्लेचर, है ना, सेटिंग ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एबॉलिश, जो SOS होता था ना, इसको एबॉलिश कर दिया था। और भी कुछ इंस्टीट्यूट बने थे, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि जो स्टेट PCS होते हैं, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। आज के जो मतलब स्टेट UPSC है ना, स्टेट PCS वगैरह और UPSC, ये सब इस्टेब्लिश हुए थे। प्रोविजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI भी बना था, है ना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस, सिंध और सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रोविंस, है ना। तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, जैसे कि सिंध को अलग कर दिया था बॉम्बे से, ओके। पहले ये एक ही होते थे, फिर इनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया स्टेट्स को। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एक तो इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन, है ना, अभी तक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो बहुत ही लिमिटेड हो रहे थे। तो इसमें भी वही था कि उसको थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश करी थी। डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसके भी अटेम्प्ट किया गया था। वुमेन एंड वर्कर एम्पावरमेंट, इस पर बात चल रही थी, और लोगों को भी वोटिंग राइट्स मिलना स्टार्ट हुआ, है ना। तो मतलब कुल मिला के वोटिंग राइट्स का जो बेस था वो इंक्रीज़ हो रहा था। अब इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी हेल्प करी, जैसे हम लोग जानते हैं ना, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि 1935 एक्ट से ही हम लोग काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसने बाद में जाके बहुत हेल्प करी है, क्योंकि जैसे क्या क्या अपॉइंटमेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, ये सब। इसमें अच्छा कमियाँ क्या थी, डिफेक्ट्स क्या थे। एक तो इसमें कोई डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं हुई थी। अभी तक हम लोग क्या मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे, वो भी ये लोग दे नहीं रहे थे। फिर बाद में जाके हम लोग जब पूर्ण स्वराज मांगने लगेंगे, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तब फिर ये लोग देंगे कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, है ना। तो इसी को फिर पोस्ट डेटेड चेक बोला था, है ना, पोस्ट डेटेड चेक, कि जब हम लोग मांग रहे थे तब दिया नहीं, अब क्या फ़ायदा, अब जब डेट निकल गई तब ऐसे चेक का क्या फ़ायदा, ओके। अच्छा, कम्युनल इलेक्ट्रेट्स भी थे इसमें, है ना, एक्सटेंड किए थे, तो वो भी इशू था। ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी थी, है ना, मतलब कोई सॉवरेनिटी नहीं थी इंडियन पार्लियामेंट को, ओके। डिफेक्टिव फेडरलिज्म, वही है कि मतलब कोई भी ठीक से स्टेट जो सब्जेक्ट्स थे वो डिवाइड नहीं किए थे। एंट्री इनटू द फेडरेशन वॉज कंपलसरी फॉर द प्रोविंसेस बट वॉलंटरी फॉर द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। मतलब प्रोविंसेस के लिए तो कंपलसरी था, बट प्रिंसली स्टेट्स अपना आपस में मतलब इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, उनके लिए वॉलंटरी था। ये भी गड़बड़ बात थी, ऐसे तो फिर टूट जाता, बाल्कनाइजेशन हो जाता इंडिया का, है ना, अगर प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट कर देते। रेसिड्यूरी पावर्स थी, है ना, वो वाइसरॉय के पास जाती थी, ये भी गलत था। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उतनी, मतलब एक तरह से वीटो पावर थी किसके पास, वाइसरॉय के पास। तो लास्ट में आकर डिसीजन यहीं पे फंसता था, तुम आगे से कुछ भी पास करा के ले आओ, वाइसरॉय मना कर देगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उतनी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये लास्ट एक्ट है, ठीक है। इसके बाद तो इंडिपेंडेंस ही हो गई थी। तो हिस्टोरिकल पहले इसका पार्ट देख लेते हैं, है ना, कैसे ये इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इसमें क्या क्या फैक्टर्स थे। पहले तो 1946 में कैबिनेट मिशन बना, ठीक है। उसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1947 में जो PM थे ब्रिटिश के, क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे 30 जून 1948 तक, ठीक है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन फूड पार्टीशन प्लान होगा, ओके। इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग 30 जून तक नहीं, मतलब इतना वेट नहीं कर सकते हैं, 3 जून 1947 इन्होंने डिसाइड किया, ओके। फिर ये एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को। तो ये कुछ टाइमलाइन थी, ये याद नहीं करनी, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। याद क्या करना है कि कैसे, मतलब इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे और इंपॉर्टेंस क्या थी, डिफेक्ट्स क्या थे। डिफेक्ट्स तो क्या मतलब, इसके बाद तो इंडिपेंडेंसी मिल गई थी, ठीक है। तो चलो वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोविजंस देखते हैं। ब्रिटिश रूल एंड हो गया था, है ना, इंडिया सोवरेन बॉडी बन गया था, कब से, 15 अगस्त 1947, है ना। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता तब तक हम लोग 1935 वाला जो एक्ट था ना, अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान ये फॉर्म हो गया था, इंडिया अलग पाकिस्तान अलग। प्रिंसली स्टेट हैज़ गिवन 3 ऑप्शंस, इनको 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या तो फिर रिमेन इंडिपेंडेंट रहो। बट ये रिमेन इंडिपेंडेंट तो कोई रह नहीं पाया था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया था, है ना, सरदार पटेल ने सबसे। SOS भी एबॉलिश हो गया था, ब्रिटिश पैरामाउंट ओवर प्रिंसली स्टेट्स, ये सब लैप्स हो गए थे। तो वाइसरॉय का जो पोस्ट था वो भी एबॉलिश हो गया था, ओके।
किंग ऑफ इंग्लैंड हैज़ गिवन टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। ओके, तो किंग ऑफ इंग्लैंड को पहले टाइटल दिया गया था एम्परर ऑफ इंडिया, तो वो हटा लिया गया था। ओके, दिस टाइटल वॉज ड्रॉप्ड ड्यू टू दिस एक्ट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? एक तो इंडिपेंडेंस मिल गई थी, है ना, टाइटल हट गया था। रिलेशनशिप ऑफ यूके गवर्नमेंट विद इंडिया विल बी मैनेज थ्रू ऑफिस ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ का तो हम लोग अभी भी पार्ट थे, बट सॉवरेन हो गए थे। अब तो उसके अंडर में कोई भी मतलब वो लोग हम लोग को रेगुलेट नहीं कर सकते, हम लोग फुली सॉवरेन बॉडी हो गए थे, कंट्री हो गए थे। ठीक है, रिनाउंस ऑफ टाइटल्स, एंड ऑफ टसल बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग, है ना, जब पाकिस्तान बन गया तो फिर इनका टसल भी खत्म हो गया। पार्टीशन विद रेफरेंडम, है ना, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ओके, अब इसमें डिफेक्ट्स क्या थे? एक तो डिवाइड कर दिया इंडिया को। ओके, और जो प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली विड्रॉल, ब्रेक नेक स्पीड ऑफ इवेंट, है ना, मतलब इतनी तेज़ी में सब हुआ कि जो मुस्लिम्स थे उनको पाकिस्तान जिनको जाना था, है ना, जिनको हिंदूज़ को इधर आना था, तो इतनी स्पीड में हुआ कि सब भगदड़ मच गई, काफ़ी लोगों की डेथ्स हो गई थी उसमें। ओके, कोई भी मतलब ट्रांजिशन पीरियड नहीं रह पाया, एकदम से एब्रप्ट इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो ब्रोकन लिंक था एक तरह से। नॉन सेटिस्फैक्शन, गांधी जी अनसेटिस्फाइड थे पार्टीशन से, है ना, और जितना ही मैसेकर हुआ ये पार्टीशन की वजह से भगदड़ मच गई पूरी, है ना, तो उसकी वजह से गांधी जी नॉन सेटिस्फाइड थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने कहा था कि August 14 फॉर मुस्लिम्स इन पाकिस्तान इज़ अ डे फॉर हिंदूज़ एंड सिख्स, इट इज़ अ डे ऑफ मोर्निंग। ठीक है, वही मतलब भगदड़ की वजह से लोग कमेंट कर रहे थे। यूनिटी को तो थ्रेट था ही, वो तो आज तक है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे, तो ये हम लोग ने सारे जितने मेजर एक्ट्स थे वो कवर कर लिए हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंस, डिफेक्ट्स और जितने भी उसके प्रोविजंस थे, यही 3 चीज़ें होती हैं, और कुछ अगर उसका बैकग्राउंड है ना, कैसे वो लीड हुआ मूवमेंट, है ना, एक्ट, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो इस वीडियो में हम लोग ने कवर कर ली है। ठीक है, चलो, थैंक यू।